वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं कुछ और एमसीक्यूज सॉल्व फ्रॉम आर इकोनॉमिक सिलेबस। तो जितने ही वन मार्कर्स हैं, इंपॉर्टेंट वन मार्कर्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। तो गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक ऑब्जेक्टिव था जो ये बोलता है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं इनकम और वेल्थ में, उनको हमें कम करना है, या जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर उसको कम करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैसे अचीव कर सकती है, वो आपसे पूछा है। तो देखो, इसमें लिखा है कि मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये तो पॉइंट नहीं है, ये तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट वन। सेकेंड, इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। सो जीडीपी की बात होती है ग्रोथ वाले ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन पुअर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि टैक्सेस को हमें सिंपल करना है ताकि जो पुअर पीपल है उनके लिए भी फायदा हो पाए। तो यस, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे हम इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा उसको हम बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शंस में से चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी हमें यही कह रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी। ये सभी चीजें कहाँ पे आती हैं, बीओपी में आती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द पब्लिक। तो कौन सा बैंक पब्लिक के संग डायरेक्टली डील नहीं करता है। तो ऑप्शन है आपके पास, अब ध्यान रखना कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी पब्लिक के संग डायरेक्ट डीलिंग होती है, बट जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्टली डील नहीं करता। तो ऑप्शंस में आपको गिवन है, बैंक ऑफ इंडिया ये एक कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी एक कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसी का नाम तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसी के नेम से कमर्शियल बैंक भी है। ठीक है, सीबीआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये कमर्शियल बैंक्स हैं तीनों। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। ठीक है, ओके, डन। इसके बाद फोर्थ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर द करंट अकाउंट। सो इनविजिबल आइटम का मतलब होता है सर्विस। तो सर्विस का कौन सा पार्ट नहीं है वो हमें बताना है। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट सर्विस का पार्ट होता है, पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज सर्विसेज हैं, एजुकेशनल रिलेटेड ट्रेवल जो है ये भी इनविजिबल है, मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शंस, तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है, ये गुड्स की बात करता है। ठीक है, विजिबल्स की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, डन। इसके बाद क्वेश्चन 5, demonetization was a step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism, circulation of fake currency in the Indian economy। तो बिल्कुल सही है, डिमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था ताकि करप्शन, ब्लैक मनी को कम किया जा सके। तो स्टेटमेंट वन तो सही है। दूसरा है, डिमोनेटाइजेशन हैज इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स सिंप्लीफाई हुए हैं, कंप्लायंस सिंपल हुआ है, अच्छा हुआ है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, Miss Sakshi, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank of the country। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब इसमें लिखा है कि एक टीचर है जो एक्सप्लेन कर रही थी कि टोटल डिपॉजिट्स का कुछ मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखो कि जब भी कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, डन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। Under this system, the exchange rates are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range। मतलब कि वो सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होगा, बट टारगेटेड वैल्यू तक रखने के लिए, एक स्पेसिफिक रेंज तक रखने के लिए एफर्ट्स लिए जाते हैं बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है सीबीआई, सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक की।
ठीक है, आरबीआई की। तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं? ये होता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर सी इज दी आंसर। ठीक है, डन, सिंपल। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो पब्लिक एक साथ मिलकर कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सक्लूडेबल नहीं बल्कि नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिवेलरस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओके, डन। देन अगला है, under the BOP structure of a nation, the two main categories of accounts for the classification of the transactions are। बीओपी में दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। देन नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? तो देखो, पहला लिखा है टू एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन होता है। दूसरा है टू एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, ये भी सही है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड है वो आरबीआई की कस्टडी में रहता है। तीसरा है टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। और फोर्थ है टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। तो दिस डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, 1 रुपी नोट और कॉइन्स इशू करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। ठीक है, चलो इसके बाद आगे 11th क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो जो आईपीआर पॉलिसी आई थी, ये कौन से 5 ईयर प्लान का पार्ट था? अब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, 1956 है ना, सोचो, पहला जो 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 56 तक। ठीक है, आईपीआर आया है 1956, तो ये 1956 से 61 वाले सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट बना होगा। ठीक है, ओके। देन इसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले चैप्टर का क्वेश्चन है आईडी का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में कितने कितने लोग लगे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, dash is the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their self consumption requirements। मतलब कि टोटल प्रोड्यूस का वो पार्ट जो कि मार्केट में बेचा जाता है आफ्टर मीटिंग योर सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, खुद की नीड्स को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचता है उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, डन। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, इंडिया को आउटसोर्सिंग हब माना जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है जिसकी वजह से इंडिया को ये एक एक्स्ट्रा पावर मिली है। तो ये भी सही पॉइंट है। ठीक है, दोनों ही सही है स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों ही ट्रू हैं। ओके, डन। देन नेक्स्ट है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s, इंडिया वॉज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। सो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इंडिया फूड ग्रेन्स की सप्लाई के लिए कौन से देश पे डिपेंडेंट था? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ब्रिटेन पे डिपेंडेंट था, नहीं, इसका आंसर ब्रिटेन नहीं है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा यूएसए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया यूएसए पे डिपेंडेंट था फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, ध्यान रखना। ठीक है, डन। इसके बाद इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम, ये भी नहीं है। करंट ट्रांसफर्स, ये भी नहीं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों आपस में ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है वैसे? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि जब आप एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उतने ही शेयर्स के लिए ओनर माने जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है, NABARD was set up in 1982
as the dash body to coordinate the activities of all the institution involved in rural financing system. So जो नाबार्ड है वो किस टाइप की बॉडी है? कोऑपरेटिव, एपेक्स, माइक्रो क्रेडिट या प्राइवेट क्रेडिट? आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, एपेक्स बॉडी है, यानी कि एक सुप्रीम बॉडी है जो बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, okay. Then, the government of India has decided to vaccinate the adult population of India with Covaxin or Covishield without any charge. This would be categorized as, तो गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे, कोई भी चार्ज उससे नहीं लेंगे, ठीक है, विदाउट एनी फीस। तो ये किस टाइप का क्या है, ये आपको ये बताना है एलिमेंट। तो देखो, अगर गवर्नमेंट वैक्सीनेट कर रही है विदाउट एनी चार्ज तो गवर्नमेंट के पॉइंट से तो ये खर्चा ही है, ठीक है, और नॉर्मल खर्चा है, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है इससे। सो इट्स एन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। देन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, ये करते हैं 21। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड 100 in the bank. If it is assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be। तो क्या लिखा है, एक इकोनॉमी में मिस्टर नीरज ने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करे और इसके अलावा इकोनॉमी में कोई भी करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है, तो टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है, 100 की मनी सप्लाई होगी, है ना, बहुत सिंपल। चलो, देन इसके बाद, since independence, India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. So इंडिपेंडेंस से ही इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर द फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? तो इन पॉइंट्स में से कौन सा रीजन नहीं है जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है? कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखो, पहला है इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज ओवर द ईयर्स। तो अगर हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होंगी तो ऑफ कोर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। दूसरा है इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ओवर द ईयर्स। तो अगर एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें, उससे भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम जाएगा, ये भी ठीक है। तीसरा है फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता जा रहा है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो बढ़ेगा ना, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन हो रहा है तो अच्छी अच्छी मशीन्स आएंगी, अच्छे अच्छे आपको बेसिकली हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सब्सिडीज। सब्सिडीज डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन। सब्सिडीज से फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी बर्डन क्रिएट नहीं होता क्या? गलत। सब्सिडीज गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा है, तो एक फाइनेंशियल बर्डन तो क्रिएट होता है। दूसरा है कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम सब्सिडीज को रिमूव कर देंगे तो उससे हमारा जो एम था इक्विटी प्रमोट करने का वो वायलेट होगा, वो टूट जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, डन। इसके बाद, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय। तो इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ जो काफी कम थी, उसके रीजन क्या थे? तो रीजन क्या होगा इसका? एक मेन रीजन क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। ओके, डन। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है। क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है, एक्विजिशन ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी by a foreign company will be recorded on the credit side of BOP। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। तो अगर एक इंडियन कंपनी को परचेज किया जा रहा है बाय अ फॉरेन कंपनी तो वो हमारे बीओपी के क्रेडिट साइड में आएगा। तो सोचो, अगर एक इंडियन कंपनी को खरीद लेंगे बाहर वाले लोग तो इंडिया में फ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इनफ्लो होगा। ठीक है, तो इनफ्लो अगर होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो क्रेडिट साइड में ही आता है, बिल्कुल आता है। तो असर्शन तो सही है। रीजन है इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नहीं जी, इनफ्लो होगा, है ना। हमने अपनी कंपनी एक तरह से बेच दी है, सामने वाले ने खरीदी है ना, तो हमें उसके बदले फॉरेन एक्सचेंज तो मिलेगा ना, तो इनफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ओके, देन सपोज इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 400 CR लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 4000। द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वुड बी, हमें रिजर्व रिक्वायरमेंट बताना है। तो देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। हमें पता है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर होता है आपका टोटल डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हुए हैं 4000 के, इनिशियल हैं 400 के, यानी कि 10 टाइम्स तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर आ गया।
ठीक है। और LRR आता है 1/मनी मल्टीप्लायर, यानी कि 1/10 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 0.1, 0.1। ठीक है, तो आंसर सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ये जो पॉलिसीज थी लैंड रिफॉर्म या ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना था। रीजन असर्शन सही है। रीजन है प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे उनका प्रपोर्शन कम नहीं हुआ। ठीक है, तो रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो लोग थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे उनका नंबर कम नहीं हुआ था। ठीक है, बट जो रीजन का एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का आंसर बन जाएगा। ओके, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिलेटेड टू डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सही है ये तो। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर लीड एक्टिविटीज, ये भी सही है डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चरल रेवेन्यूज इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पीपल। अगर हम अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ के लिए हम कुछ कुछ देख रहे हैं, या फिर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज में खुद को इंक्लूड कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है क्या? नहीं, फाइनेंशियल रिस्क कम करने के लिए ही डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, आंसर यही बनेगा। ठीक है, और फोर्थ क्या लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज टू कंसिडरेबल लिमिट्स। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो ये वाला सही पॉइंट है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। राइट, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बींग्स को एज अ एंड समझ के चलता है, एज अ मीन्स टू एन एंड समझ के चलता है कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। असर्शन सही है। रीजन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज होता है, नहीं इंक्रीज होता है भाई, इंक्रीज। ठीक है, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, ऑप्शन सी। ओके, चलो। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं, चलते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड was fully served by abolition of intermediaries in the post independence India। तो जो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लैंड रिफॉर्म का पार्ट था, उससे जो हमारा गोल था कि हमें इक्विटी प्रमोट करना है वो फुली सर्व हो गया था। वो फुल अचीव हो चुका था क्या? नहीं, फुल्ली अचीव्ड नहीं था। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में भी, कि जो जमींदार थे उन्होंने फायदा उठाया था हमारे लेजिस्लेशंस का, तो फुली सर्व तो नहीं हो पाया था गोल। ठीक है, और रीजन है बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। तो बिल्कुल सही है, जो लैंड सीलिंग एक रूल बना था उसका भी बड़े बड़े जमींदार ने, लैंडलॉर्ड्स ने फायदा उठाया, इम्प्लीमेंटेशन को डिले करा। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ठीक है, चलो। इसके बाद आगे चलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन है द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंश्योर द रिडक्शन इन द फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। फिशर्स का मतलब होता है एक तरह से गैप। तो जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था उसमें कुछ कुछ गैप थे, या वो हर एक रूरल फार्मर तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एमर्ज हुए। स्टेटमेंट सही है। दूसरा है बोरोइंग्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बोरो करते थे पैसे, वो जनरली कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहे थे, प्रोडक्शन के लिए यूज ही नहीं हो रहे थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये स्टेटमेंट का आइडिया तो लगेगा आपको अगर आपने बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, क्योंकि ये लाइन उठा के दी गई है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलो, इसके बाद The value of money multiplier is determined by the reserve ratio prevailing in the monetary system। So money multiplier की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो क्या होता है? LRR। LRR के बेसिस पे ही मनी मल्टीप्लायर निकलता है। सही है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। सो क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व रेशियो में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, कि अगर हम रिजर्व की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट नहीं होता। स्टेटमेंट टू गलत है। ठीक है,
ऑप्शन सी। ओके। देन आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सीक्वेंस में अरेंज करना है, आपको ईयर पता होने चाहिए। सबसे पहले ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो आया था 1921 में। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हुआ था 1907। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, रेलवेज थे 1850 में। और ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869। ठीक है। तो इसको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट आएगा 1850। सो थर्ड, फोर्थ, देन सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है। तो आपको ईयर याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके। देन इसके बाद अगेन बीओपी का क्वेश्चन है, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशंस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी। तो इनविजिबल आइटम्स को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं, ये तो करंट अकाउंट में आते हैं। ठीक है। इनविजिबल यानी कि सर्विसेज। ओके। Transactions that affect the asset liability status of a country in relation to the rest of the world are known as capital account transaction। तो वो transactions जो एक देश के कैपिटल, जो एक देश के एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट लेके आते हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। ठीक है। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश। सो डिमांड डिपॉजिट्स में दो तरह के डिपॉजिट्स आते हैं। एक तो होते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, दूसरे होते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है। जो ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं ये डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं होते। ओके, क्योंकि आप इनको विड्रॉ नहीं कर सकते ना कभी भी। ठीक है। और फिक्स्ड डिपॉजिट्स को ही हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो किसी भी वर्ड से अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। आंसर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी। ठीक है। चलो इसके बाद सिंस assertion है, since the default rate of farm loans have become chronically high due to multiple reasons, the rural banks are facing a lot of cash crunch। तो मतलब क्या है कि फार्म लोन्स के डिफॉल्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। डिफॉल्ट रेट मतलब कि लोग लोन लेते हैं बट उसको रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रूरल बैंक्स हैं उनको कैश क्रंच की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कि कैश की कमी हो रही है। बिल्कुल सही है। रीजन ये है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्टेड। तो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है जिसकी वजह से प्रोड्यूस वेस्ट जा रहा है। तो स्टेटमेंट तो सही है बट आपस में इन दोनों स्टेटमेंट का लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये क्रेडिट का क्वेश्चन है और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो इसके बाद, सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मेनी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया हैज इम्प्रूव्ड एज दे हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सो इंडिपेंडेंस के बाद से ही फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इंडिया ने अडॉप्ट किया है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं फ्लावर्स की, ठीक है, वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स की। तो अदर देन हम क्रॉपिंग्स, हम और भी चीज़ों का बेसिकली फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है। वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सो इंडिया की जो क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं, जिसकी वजह से इंडिया को एडवांटेज मिला है कि वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर्स के है वो इम्प्रूव हुई है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, डन। देन आगे चलते हैं। assertion है, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। सो अगर आपको कोई हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स भी करनी है तो उसके लिए डिमांड डिपॉजिट्स सही माने जाते हैं। ठीक है, असर्शन तो करेक्ट है। रीजन बोला है, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉएबल इन नेचर एंड कैनॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट इशू ऑफ चेक्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स विड्रॉएबल होते हैं, जिनको आप कभी भी जब भी मन करे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो असर्शन सही था, रीजन गलत है। ठीक है। ओके। इसके बाद ये देखो एक इमेज है, हमें इसमें फिल करना है, ये ए है और ये बी। ठीक है, दिख रहा है ये। तो आपको पहले बताया लो प्रोडक्शन, ए आपको फिल करना है, लो सेविंग्स, और बी हमें फिल करना है। तो देखो इसमें क्या आएगा कि अगर प्रोडक्शन कम है तो इनकम कम होगी, इनकम कम है तो सेविंग्स भी कम होगी और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा। ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट, मिस रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर, शी इंटेंड्स टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टुवर्ड्स द ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ हर वर्कर्स बिफोर पुटिंग देम टू वर्क। तो मिस रमनप्रीत ने
एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लगाया ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे। ठीक है, इट एग्जिबिट्स द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ HCF। ओके, स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सा पॉइंट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता वो हमें बताना है। तो एड स्किल एंड एक्सपर्टीज, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है HCF में, ये तो नहीं होगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये भी नहीं होगा। जेंडर इक्विटी को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है HCF से। ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वो भी HCF में कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। देन आगे इसके बाद बोला है, सपोज दैट द BOT ऑफ अ नेशन एक्सिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 20,000। BOT क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स। ठीक है, तो सरप्लस है 20,000 का। द इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ द नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इम्पोर्ट जो है वो 1/2 है ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो अगर मैं एक्सपोर्ट्स को एक्स ले लूँ, ठीक है, या हम एक्सपोर्ट्स को चलो कैपिटल एक्स ही ले लेते हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्स है, तो इम्पोर्ट इसमें बोला है कि हाफ है, यानी कि x/2। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट्स की वैल्यू निकालनी है। BOT सरप्लस है 20,000, जो कि होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये कितना बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा 20,000 इक्वल टू x/2, यानी कि 40,000 का x आ गया। 40,000 का x आ गया, और x यानी कि एक्सपोर्ट्स हमें निकालने हैं, आंसर बी। ठीक है, 40,000, सिंपल। ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, इफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर, इट डिपिक्ट्स द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। तो अगर करंट अकाउंट में रिसीट्स और पेमेंट इक्वल हैं तो वो करंट अकाउंट सरप्लस होता है क्या? नहीं, वो करंट अकाउंट बैलेंस्ड होगा, सरप्लस नहीं होता। ठीक है, बैलेंस्ड माना जाएगा। अच्छा, a surplus current account means the nation is a lender to the other countries and a deficit current account means the nation is a borrower from other countries। तो अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है यानी कि इनफ्लो ज्यादा है, तो उस केस में नेशन जो है वो लेंडर माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम सरप्लस हमारे पास है यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा इनफ्लो है, तो हम उसको लेंड कर देंगे टू द अदर नेशंस। ठीक है, और अगर हमारे पास डेफिसिट है यानी कि आउटफ्लो ज्यादा है, तो उस केस में हम बाहर से बोरो करेंगे तो बोरोअर माने जाएंगे। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ठीक है, ओके। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, एक एक करके रीड करो। आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाओगे। देखो पॉइंट लिखा है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड टेरिफ परस्यूड बाय द colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। तो बिल्कुल सही है कि पॉलिसीज थी, रेस्ट्रिक्शंस थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर था वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ, यानी कि नेगेटिवली इफेक्ट हुआ। तो ये ए ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बोला इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, तो नहीं जी, ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी वो इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, लिबरल पॉलिसीज थी क्या? नहीं। इसके बाद डी ऑप्शन में रेस्ट्रिक्टिव बोला है, लेकिन बोला गया है यहाँ पे फेवरेबली इफेक्टेड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडिया को फेवर करते हुए उन्होंने काम नहीं किया था। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हमें बताना है, मैचिंग करनी है। तो देखो माइग्रेशन, माइग्रेशन रिलेटेड है ब्रेन ड्रेन से। ठीक है, ब्रेन ड्रेन। उसके बाद आप इसमें चेक कर लो, ए का थर्ड ऑप्शन बनना है हमारे पास, आंसर बी बनेगा। माइग्रेशन, लोग हमारे देश के बाहर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, इसी को हम ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसी राइट आंसर। ठीक है, बी का फोर्थ होगा लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से मिसमैच होता है बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड अकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ये भी ठीक। सी क्या है? पॉपुलेशन और हाई ग्रोथ रेट, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इससे पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ठीक है, और प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द MCQs जो हमने करे, और इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।